Hello, welcome back to our channel Maths Zone with PP. I am Sanjeev Kumar giving you information about Eco 01 Chapter 4 Business Services. तो आज हम आपको बिजनेस सर्विसेज की चैप्टर 4 की इको 01 की जो है उसकी जानकारी देता हूं। इसकी पहले मैं कुछ पॉइंट्स की जानकारी दे चुका था जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। अब आज की क्लास में जो रिमेनिंग पॉइंट्स हैं उसको इलस्ट्रेट करता हूं। ओके, हाँ, तो आज का टॉपिक है बिजनेस रिस्क। तो पहले हम बिजनेस रिस्क से शुरू करते हैं। तो देखिए, बिजनेस रिस्क रिफर टू द पोटेंशियल फॉर लॉसेस और फेलियर इन ए बिजनेस ड्यू टू वेरियस इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर। बिजनेस रिस्क वो होता है जो कि बिजनेस के अंतर्गत लॉस या फेलियर हो जाती है इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर के कारण, उसे हम बिजनेस रिस्क बोलते हैं। दिस दीज रिस्क्स कैन इम्पैक्ट ए कंपनीज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। ये रिस्क जो है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस किसी भी कंपनी की उसे इम्पैक्ट करता है, रेपुटेशन उसकी खराब करती है एंड सर्वाइवल उसकी दिक्कत होती है सर्वाइवल में भी किसी भी बिजनेस की। तो इसे हम बिजनेस रिस्क बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि कितने टाइप की हमारी बिजनेस रिस्क होती है। तो पहला होता है स्ट्रेटजिक रिस्क, पुअर बिजनेस डिसीजन। अगर हम बिजनेस डिसीजन अगर कमजोर ले लेते हैं, कंपटीशंस हमारी पुअर होती है या मार्केट चेंजेस इसमें भी डिफरेंसेस होती है, तो ये स्ट्रेटजिक रिस्क कहलाती है। दूसरा है ऑपरेशनल रिस्क। इसमें इनएफिशिएंट प्रोसेस होती है, सप्लाई चेन डिस्ट्रीब्यूशंस में दिक्कत आती है एंड एम्प्लॉइज एरर में दिक्कत आती है, तो इसे हम ऑपरेशनल रिस्क बोलते हैं। तीसरा होता है फाइनेंशियल रिस्क। तो इंसॉल्वेंसी, कैश फ्लो प्रॉब्लम्स एंड करेंसी फ्लक्चुएशंस, इसके अंतर्गत इन सभी चीजों से जुड़े रिस्क आ जाते हैं। अब चौथा है कंप्लायंस रिस्क, नॉन एडहेरेंस टू लॉस एंड रेगुलेशंस एंड इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, ये कंप्लायंस रिस्क होती है। उसके बाद रेपुटेशन रिस्क है। तो डैमेज टू ब्रांड इमेज एंड कस्टमर ट्रस्ट। अगर ब्रांड की इमेज या कस्टमर की ट्रस्ट डैमेज हो जाती है तो ये रेपुटेशन रिस्क कहलाती है। इन्वायरमेंटल रिस्क, इसमें नेचुरल डिजास्टर के कारण, क्लाइमेट चेंज के कारण और सस्टेनेबिलिटी इश्यूज के कारण जो रिस्क होती है वो इन्वायरमेंटल रिस्क कहलाती है। उसके बाद टेक्नोलॉजिकल रिस्क, ये ऑब्सोलेंस, साइबर थ्रेट्स एंड सिस्टम फेलियर्स के कारण जो होती है ये टेक्नोलॉजिकल रिस्क कहलाती है। पॉलिटिकल रिस्क, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड रेगुलेशंस एंड इंस्टेबिलिटी के द्वारा जो रिस्क होती है वो पॉलिटिकल रिस्क कहलाती है। इकोनॉमिक रिस्क, मार्केट फ्लक्चुएशंस, इन्फ्लेशंस एंड रिसीजन्स, इसके कारण जो भी रिस्क होती है ये इकोनॉमिक रिस्क होती है। नाउ द 10th, सोशल रिस्क। तो सोशल रिस्क में चेंजेस इन कस्टमर्स बिहेवियर, सोशल अनरेस्ट एंड डेमोग्राफिक शिफ्ट्स, ये सारी हमारी सोशल रिस्क के अंतर्गत आती है। अब हम आगे देखेंगे कि टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क बाय इंडस्ट्री। इंडस्ट्री के द्वारा बिजनेस रिस्क क्या कितने टाइप की हो सकती है। तो फर्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग। ये मैन्युफैक्चरिंग रिस्क है, सप्लाई चेन डिसरप्शंस, प्रोडक्ट लायबिलिटीज एंड क्वालिटी कंट्रोल, इन सब के कारण जो रिस्क होती है वो मैन्युफैक्चरिंग रिस्क कहलाती है। सर्विसेज में रेपुटेशन रिस्क हो जाता है, एम्प्लॉय टर्नओवर एंड सर्विस डिलीवरी, ये हमारी सर्विस रिस्क होती है। रिटेल में इन्वेंट्री मैनेजमेंट, कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड मार्केट कॉम्पिटिशंस, ये रिटेल रिस्क होती है। फाइनेंस में क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क एंड रेगुलेटरी कंप्लायंस आ जाती है। टेक्नोलॉजी के अंतर्गत साइबर सिक्योरिटी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड रैपिड ऑब्सोलेंस, ये आ जाती है। हेल्थ केयर में पोटेंशियल सेफ्टी, रेगुलेटरी कंप्लायंस एंड मेडिकल मेल प्रैक्टिस, ये हेल्थ केयर में आ जाती है।
कंस्ट्रक्शन के अंतर्गत प्रोजेक्ट डिलेस, कस्टम ओवररन्स एंड साइट एक्सीडेंट्स ये कंस्ट्रक्शन में आ जाती है। एग्रीकल्चर के अंतर्गत वेदर रिस्क होती है, क्रॉप डिजीज होती है एंड मार्केट फ्लक्चुएशंस आ जाती है। अब एनर्जी के अंतर्गत प्राइस वॉलेटिलिटी, रेगुलेटरी चेंजेस एंड इन्वायरमेंटल कंसर्न ये सारे आ जाते हैं। 10th हमारी ट्रांसपोर्टेशन है, सेफ्टी रिस्क, रेगुलेटरी कंप्लायंस एंड फ्यूल प्राइस फ्लक्चुएशंस में ये हमारी ट्रांसपोर्टेशन रिस्क होती है। अब हम देखते हैं मिटिगेटिंग बिजनेस रिस्क। तो ये मिटिगेटिंग बिजनेस रिस्क क्या होती है ये हम आपको दिखाते हैं। पहला पॉइंट इसमें है रिस्क असेसमेंट एंड एनालिसिस। दूसरा पॉइंट है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड कंटीजेंसी प्लानिंग। तीसरा इंश्योरेंस कवरेज है। चौथा डाइवर्सिफिकेशन है। पांचवा कंप्लायंस एंड रेगुलेटरी एडहेरेंस है। छठा एम्प्लॉयज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है। सातवां टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट है। आठवां सप्लाई चेन मैनेजमेंट है। नौवां रेपुटेशन मैनेजमेंट है और 10वां कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग एंड रिव्यू है। तो ये हमारी मिटिगेटिंग बिजनेस रिस्क होते हैं। अब देखिए अंडरस्टैंडिंग बिजनेस रिस्क एंड टेकिंग प्रोएक्टिव मेजर्स टू मिटिगेट देम कैन हेल्प ऑर्गेनाइजेशंस एंश्योर सस्टेनेबिलिटी एंड सक्सेस। ये सारे रिस्क को अगर हम ध्यान में रख करके बिजनेस पर ध्यान देते हैं तो ये हमारी बिजनेस की सस्टेनेबिलिटी और सक्सेस को प्रोवाइड करता है, उसमें हमारी ग्रोथ होती है। अब इसका अगला पॉइंट है रिस्क मैनेजमेंट। इस पर हमारी शॉर्ट नोट्स पूछा जाता है। तो आइए हम सबसे पहले रिस्क मैनेजमेंट को डिफाइन करते हैं। तो इसमें रिस्क मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, असेसिंग एंड मिटिगेटिंग पोटेंशियल रिस्क दैट कुड इम्पैक्ट ऑन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। तो रिस्क मैनेजमेंट वो प्रोसेस होता है जिसमें हमारी पहचान होती है, असेसमेंट होती है और मिटिगेटिंग होती है पोटेंशियल रिस्क की, और ये इम्पैक्ट होता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को। तो रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस कौन कौन सी होती है अब ये देखते हैं। तो पहला इसमें रिस्क आइडेंटिफिकेशन होती है, फिर रिस्क असेसमेंट होती है, फिर रिस्क प्रायोरिटाइजेशन होता है, प्रायोरिटाइजेशन, और उसके बाद चौथा रिस्क मिटिगेशन होता है, पांचवा रिस्क मॉनिटरिंग होता है और छठा रिस्क रिव्यू होता है। अब उसके बाद रिस्क की कितने टाइप है ये मैं दिखाता हूं। पहला है फाइनेंशियल रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, स्ट्रेटेजिक रिस्क, कंप्लायंस रिस्क, एनवायरमेंटल रिस्क, टेक्नोलॉजिकल रिस्क एंड रेपुटेशन रिस्क। ये 7 प्रकार के होते हैं। अब रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स कौन कौन सा है। पहला है अवॉइडेंस, दूसरा है ट्रांसफर जिसको इंश्योरेंस कहते हैं, मिटिगेटिंग दैट मीन्स रिडक्शन, और एक्सेप्टेंस दैट इज टॉलरेंस, डाइवर्सिफिकेशंस एंड हेजिंग होती है। अब रिस्क असेसमेंट मेथड कौन सा होता है। तो SWOT एनालिसिस, इसको शॉर्ट एनालिसिस बोलते हैं। रिस्क मैट्रिक्स और डिसीजन ट्रीज, सेंसिटिविटी एनालिसिस एंड मोंटे कार्लो सिमुलेशंस ये होती है। अब रिस्क मैनेजमेंट टूल्स कौन कौन से होते हैं। तो रिस्क रजिस्टर्स होती है, रिस्क मैप्स होती है, हीट मैप्स होती है, रिस्क असेसमेंट टेम्पलेट्स होती है और बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान्स होती है। अब बेनिफिट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट का क्या बेनिफिट होता है ये हम लोग जानेंगे। तो फर्स्ट है रिड्यूस्ड अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी को रिड्यूस करता है। इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव करता है। इनहेंस्ड रेपुटेशन, रेपुटेशन को बढ़ाता है। इंक्रीज स्टेक होल्डर कॉन्फिडेंस, स्टेक होल्डर की कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करता है। बेटर रिसोर्स एलोकेशन, रिसोर्स एलोकेशन को बेटर करता है। और मिनिमाइज्ड लॉसेस, लॉसेस को मिनिमाइज करता है। अब बेस्ट प्रैक्टिस हम पढ़ते हैं। तो इस्टेब्लिश है रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, सबसे पहले रिस्क मैनेजमेंट को फ्रेमवर्क को इस्टेब्लिश करनी होती है। दूसरा आइडेंटिफाई द प्रायोरिटाइज रिस्क रेगुलेटरीज,
ये प्रायोरिटाइज रिस्क रेगुलेटरीज को आइडेंटिफाई करना होता है। तीसरा, डेवलप रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटजीज, हमें रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटजीज को डेवलप करना होता है। चौथा, मॉनिटर एंड रिव्यू रिस्क कंटिन्यूअसली, हमें रिस्क को रिव्यू रिस्क को मॉनिटर करना होता है कंटिन्यूअसली, लगातार। कम्युनिकेट रिस्क इंफॉर्मेशन इफेक्टिवली, रिस्क इंफॉर्मेशन को बहुत ही प्रभावी ढंग से कम्युनिकेट करना होता है। एंड प्रोवाइड रिस्क मैनेजमेंट ट्रेनिंग, और रिस्क मैनेजमेंट की ट्रेनिंग को प्रोवाइड किया जाता है। तो अब हम कॉमन रिस्क मैनेजमेंट फेलियर पढ़ते हैं। तो ये है लैक ऑफ रिस्क अवेयरनेस, inadequate risk assessment, insufficient resources, poor communication और ineffective risk mitigations। इसके कारण रिस्क मैनेजमेंट कॉमनली फेल्योर होती है। इन ऊपर के जितने भी बातों को हमने जाना, ये सभी को ध्यान देते हैं तो हमारी रिस्क मैनेजमेंट को इम्प्रूव करके और अपनी बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं। वही हमारी यहाँ लिखी हुई है, बाय अंडरस्टैंडिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग इफेक्ट रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, ऑर्गेनाइजेशंस कैन मिनिमाइज पोटेंशियल रिस्क एंड अचीव देयर ऑब्जेक्टिव्स। राइट। अब नेक्स्ट अगला पॉइंट हमारी इंश्योरेंस है। तो इंश्योरेंस हम कहते हैं, इंश्योरेंस इज ए फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्लान दैट ट्रांसफर्स रिस्क फ्रॉम एन इंडिविजुअल और बिजनेस टू एन इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस एक फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्लान होती है जो रिस्क को ट्रांसफर करता है किसी भी इंडिविजुअल से या बिजनेस से किसी इंश्योरेंस कंपनी को। द इंश्योरर प्रोवाइड्स फाइनेंशियल कंपेंसेशन टू द पॉलिसी होल्डर इन केस ऑफ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स और लॉसेस। तो कंपनी जो है वो फाइनेंशियल कंपनसेशन प्रोवाइड करता है पॉलिसी होल्डर को, ठीक है, इन अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स अगर उसके साथ हो जाती है या लॉसेस होती है तो। अब हम इंश्योरेबल रिस्क बताते हैं। तो एन इंश्योरेबल रिस्क इज ए सिचुएशन वेयर एन इंडिविजुअल और बिजनेस कैन ट्रांसफर द रिस्क टू ए इंश्योरेंस कंपनी। यहाँ पर इंश्योरेबल रिस्क जो है ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें किसी इंडिविजुअल या किसी बिजनेस के द्वारा जो रिस्क का ट्रांसफर होता है वो इंश्योरेंस कंपनी करती है। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हम आपको बताते हैं। पहला अनसर्टेनिटी है। तो अनसर्टेनिटी के अंतर्गत आउटकम इज अनसर्टेन, यहाँ आउटकम अनसर्टेन होती है। इंश्योरेबल इंटरेस्ट, पॉलिसी होल्डर हैज ए फाइनेंशियल इंटरेस्ट, पॉलिसी होल्डर का फाइनेंशियल इंटरेस्ट होता है। तीसरा, मेजरेबल लॉस, लॉस कैन बी क्वांटिफाइड होती है, लॉस को हम क्वांटिफाइड करते हैं। नॉन कैटास्ट्रॉफिक, लॉसेस आर नॉट कैटास्ट्रॉफिक, लॉसेस कैटास्ट्रॉफिक नहीं होती है। अब रैंडमनेस, इवेंट्स आर एक्सीडेंटल और अनप्रेडिक्टेबल, इवेंट्स जो होते हैं ये एक्सीडेंटल होते हैं या अनप्रेडिक्टेबल होती है, इसका हम अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं, वो हमारी रैंडमनेस कहलाती है। अब एग्जाम्पल पढ़ते हैं इंश्योरेंस की। तो लाइफ इंश्योरेंस ये डेथ एंड डिसेबिलिटी को एक्सप्लेन करता है। हेल्थ इंश्योरेंस ये इलनेस और इंजुरी के लिए होता है। प्रॉपर्टी इंश्योरेंस ये थेफ्ट और डैमेज के लिए होता है। लायबिलिटी इंश्योरेंस ये लॉ सूट्स के लिए होता है। और बिजनेस इंश्योरेंस ये बिजनेस इंटरप्शंस के लिए होता है। तो इस तरह 5 इंश्योरेंस होती है। अब नॉन इंश्योरेबल रिस्क हम पढ़ते हैं। तो ए नॉन इंश्योरेबल रिस्क इज ए सिचुएशंस वेयर इंश्योरेंस कंपनीज कैन नॉट प्रोवाइड कवरेज ड्यू टू, नॉन इंश्योरेबल रिस्क ऐसी सिचुएशन होती है जहां इंश्योरेंस कंपनी हमें कवरेज नहीं देती है इंश्योरेंस की। तो वो होती है, पहला सर्टेनिटी, आउटकम इज सर्टेन, अगर आउटकम सर्टेन होता है तो उसकी इंश्योरेंस नहीं मिलती है। लैक ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, अगर इंश्योरेबल इंटरेस्ट की कमी होती है तो उस कंडीशन में भी इंश्योरेंस नहीं मिलती है, यानी इंश्योरेंस की क्लेम नहीं मिल पाती है। अनमेजरेबल लॉस, अगर अनमेजरेबल लॉस होती है तो उस कंडीशन में भी नहीं मिलती है।
कैटास्ट्रॉफिक नेचर, अगर हमारी कैटास्ट्रॉफिक नेचर होती है, दैट मीन्स पर्पस हमारी होती है कंपनी के द्वारा हमें इंश्योरेंस की क्लेम लेने की, तो दैट टाइप ऑफ नेचर कैन नॉट बी इंश्योरेबल। अब इंटेंशनल एक्ट, अगर हम किसी इंटेंशन से किसी काम को करते हैं तो वैसी कंडीशन में भी हमें इंश्योरेंस की बेनिफिट नहीं मिल पाती है, तो ये नॉन इंश्योरेबल रिस्क थी। अब हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं, तो एग्जाम्पल के बारे में जानेंगे। बिजनेस रिस्क, ये मार्केट फ्लक्चुएशंस को इलस्ट्रेट करता है। इकोनॉमिक रिस्क, ये इन्फ्लेशन एंड रिसेशन को एक्सप्लेन करता है। पॉलिटिकल रिस्क, ये गवर्नमेंट पॉलिसीज को एक्सप्लेन करता है। इन्वायरमेंटल रिस्क, ये क्लाइमेट चेंज को, और इंटेंशनल डैमेज और फ्रॉड, ये इतने तरह के रिस्क होते हैं। अब की डिफरेंसेस मैं बताता हूं। कैरेक्टरिस्टिक्स इंश्योरेबल रिस्क और नॉन इंश्योरेबल रिस्क के बीच में डिफरेंसेस है। तो अनसर्टेनिटी में इंश्योरेबल रिस्क अनसर्टेन आउटकम्स होती है, जबकि नॉन इंश्योरेबल रिस्क के अंतर्गत सर्टेन आउटकम्स होती है। इंश्योरेबल इंटरेस्ट, ये आपको फाइनेंशियल इंटरेस्ट होती है इंश्योरेबल रिस्क में, और नॉन फाइनेंशियल इंटरेस्ट होती है नॉन इंश्योरेबल रिस्क में। मेजरेबल लॉस, ये इंश्योरेबल रिस्क में क्वांटिफिएबल लॉस होती है, जबकि ये अनमेजरेबल लॉस होती है नॉन इंश्योरेबल रिस्क में। अब कैटास्ट्रॉफिक नेचर, ये नॉन कैटास्ट्रॉफिक होती है, जबकि नॉन इंश्योरेबल रिस्क के अंतर्गत ये कैटास्ट्रॉफिक होती है। रैंडमनेस, ये आपकी इंश्योरेबल रिस्क के अंतर्गत एक्सीडेंटल या अनप्रेडिक्टेबल होती है, जबकि नॉन इंश्योरेबल रिस्क के अंतर्गत ये इंटेंशनल और प्रेडिक्टेबल होती है। तो इस तरह की डिफरेंस हमने देखा इंश्योरेबल रिस्क और नॉन इंश्योरेबल रिस्क के अंतर्गत। अब अदर टाइप्स ऑफ रिस्क हम पढ़ते हैं, और इसके अलावा और कितने तरह के रिस्क हो सकते हैं उसकी जानकारी हम अब लेंगे। तो पहली पॉइंट होती है स्टैटिक रिस्क। तो स्टैटिक रिस्क के अंतर्गत अनचेंजिंग रिस्क लेवल होती है। फॉर एग्जांपल नेचुरल डिजास्टर, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं रिस्क को, वो हमारी स्टैटिक रिस्क होती है। जैसे नेचुरल डिजास्टर हो जाती है, फ्लड की सिचुएशन आ जाती है, या ड्रॉट की सिचुएशन आती है, या अर्थक्वेक हो जाता है, ये सारे नेचुरल डिजास्टर हैं। तो इसकी कोई कंडीशन नहीं होती, ये इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, इसलिए इस टाइप की रिस्क हमारी स्टैटिक रिस्क कहलाती है। दूसरी डायनेमिक रिस्क, ये चेंजिंग रिस्क लेवल। अगर हम डायनेमिक रिस्क के अंतर्गत जो रिस्क की लेवल को चेंज कर सकते हैं वो आती है। जैसे टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, हम टेक्नोलॉजी की एडवांस करके रिस्क की लेवल को लो कर सकते हैं, तो इस तरह की रिस्क हमारी डायनेमिक रिस्क कहलाती है। तीसरा है फंडामेंटल रिस्क, ये सिस्टमैटिक रिस्क अफेक्टिंग एंटायर मार्केट। ये सिस्टमैटिक रिस्क होती है जो कि पूरे मार्केट को प्रभावित करता है। फॉर एग्जाम्पल या इकोनॉमिक डाउन टर्न, अगर कभी कभी ऐसा होता है जो आर्थिक रूप से मंदी हो जाती है, वो इकोनॉमिक डाउन टर्न कहलाती है। ये हमारी फंडामेंटल रिस्क के अंतर्गत आती है। फोर्थ पॉइंट पार्टिकुलर रिस्क होता है, ये स्पेसिफिक रिस्क इफेक्टिंग इंडिविजुअल्स और बिजनेस, ये थेफ्ट होता है, ये पार्टिकुलर रिस्क होती है। अब आइए, तो अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन इंश्योरेबल एंड नॉन इंश्योरेबल रिस्क help individual and business makes informed decision about risk management and insurance coverage। तो ये सारी चीज को हम समझ करके अपने बिजनेस को इंश्योरेंस करवा करके हम इंश्योरेंस कवरेज ले करके अपनी बिजनेस की एस्टेब्लिशमेंट को बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर ये रिस्क हमारी कंप्लीट होती है, जिस पर हमें शॉर्ट नोट्स देखना था। अब अगला टॉपिक हमारा है हियर आर शॉर्ट नोट्स ऑन वेरियस टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। सॉरी, ये ऊपर की इंश्योरेंस थी। अब यहाँ अलग अलग तरह के इंश्योरेंस पर और भी शॉर्ट नोट्स हम देखते हैं। तो देखिए, इसमें पहला होता है लाइफ इंश्योरेंस। तो लाइफ इंश्योरेंस में
प्रोवाइड्स फाइनेंशियल प्रोटेक्शन, ये हमें फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देता है टू बेनिफिशियरीज इन केस ऑफ पॉलिसी होल्डर्स डेथ। अगर किसी पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो फाइनेंशियल प्रोटेक्शन दी जाती है लाइफ इंश्योरेंस के अंतर्गत। अब ये टाइप कितने टाइप की होती है, तो एक होता है टर्म लाइफ इंश्योरेंस, दूसरा होता है होल लाइफ इंश्योरेंस, तीसरा होता है इंडोमेंट पॉलिसी और चौथा होता है एन्युइटी। तो ये 4 टाइप की होती है। अब इसकी बेनिफिट देखते हैं, तो ये डेथ बेनिफिट इसमें मिलती है, मैच्योरिटी बेनिफिट मिलती है, टैक्स बेनिफिट मिलती है एंड लोन फैसिलिटीज मिलती है। इसमें 4 तरह के बेनिफिट मिलते हैं। अब मेरीन इंश्योरेंस हम दूसरा देखते हैं, ये कवर्स लॉस और डैमेज टू शिप्स, कार्गो एंड टर्मिनल्स। ये मेरीन इंश्योरेंस कवर करता है लॉस या डैमेज शिप्स के द्वारा अगर होती है या कार्गो के द्वारा, ये टर्मिनल्स के द्वारा, तो ये हमारी मेरीन इंश्योरेंस के अंतर्गत आती है। अब इसके टाइप देखते हैं, तो पहला होता है हल इंश्योरेंस, ये शिप डैमेज होती है तब ये मिलता है। कार्गो इंश्योरेंस, ये गुड्स डैमेज होती है तो उसको हम कार्गो इंश्योरेंस बोलते हैं। लायबिलिटी इंश्योरेंस, ये थर्ड पार्टी डैमेज अगर होता है तो ये लायबिलिटी इंश्योरेंस होती है। और फ्राइट इंश्योरेंस, लॉस ऑफ फ्राइट यानी खोने का डर होता है तो उसके लिए फ्राइट इंश्योरेंस होती है। ये भी 4 टाइप की होती है। अब इसके बेनिफिट्स हम देखते हैं, तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट मेरीन रिस्क से ये सुरक्षा प्रदान करती है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी फॉर शिप ओनर्स एंड कार्गो ओनर्स, ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रदान करती है शिप ओनर को भी और कार्गो ओनर को भी। उसके बाद कंप्लायंस विद इंटरनेशनल रेगुलेशंस, ये कंप्लायंस होती है इंटरनेशनल रेगुलेशन के द्वारा। अब तीसरा फायर इंश्योरेंस होती है, तो इट कवर्स डैमेज टू प्रॉपर्टी ड्यू टू फायर, लाइटनिंग एंड एक्सप्लोजन। अगर किसी तरह की डैमेज हमारी फायर के कारण या लाइटनिंग के कारण या एक्सप्लोजन के कारण होती है तो इस तरह की कवरेज जो है वो फायर इंश्योरेंस के अंतर्गत आती है। अब इसके टाइप देखता हूं, तो ये स्टैंडर्ड फायर पॉलिसी होती है, सेकंड होती है स्पेशल फायर पॉलिसी जिसको एक्सटेंडेड कवरेज होती है, और तीसरा होता है फ्लोटर पॉलिसी जो कवरिंग स्पेसिफिक आइटम्स को करता है। अब इसके बेनिफिट्स देखते हैं, तो ये फाइनेंशियल प्रोटेक्शन अगेंस्ट फायर डैमेज के कारण के अगेंस्ट इसको फाइनेंशियल प्रोटेक्शन मिलती है। रीबिल्डिंग एंड रिकवरी सपोर्ट, इसमें रीबिल्डिंग और रिकवरी सपोर्ट भी मिलती है। कंप्लायंस विद रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट की अगर जरूरत होती है तो उसकी कंप्लायंस भी मिलती है। चौथा होता है हमारा मोटर इंश्योरेंस, तो मोटर इंश्योरेंस के अंतर्गत कवर डैमेज टू व्हीकल्स एंड थर्ड पार्टी लायबिलिटीज। अगर किसी थर्ड पार्टी के द्वारा या व्हीकल के डैमेज अगर होती है तो उसका कवरेज ये मोटर इंश्योरेंस करता है। इसकी टाइप्स बताता हूं, तो ये पहला होता है लायबिलिटी इंश्योरेंस, ये थर्ड पार्टी डैमेज को कवर करता है। कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस, ये ओन डैमेज अगर होता है तो उसको करता है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, ये मिनिमम कवरेज होता है। एंड कोलिजन इंश्योरेंस, ये व्हीकल डैमेज के में मिलता है। अब हम बेनिफिट्स देखते हैं, तो फाइनेंशियल प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सीडेंट के अगेंस्ट इसको फाइनेंशियल प्रोटेक्शन मिलता है। कंप्लायंस विद रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, अगर कोई रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट होती है तो उसकी कंप्लायंस मिलती है। तीसरा मेडिकल एक्सपेंसेस कवरेज, और मेडिकल एक्सपेंसेस कवरेज भी मिलता है। अब नेक्स्ट हम आते हैं मिससेलेनियस इंश्योरेंस, तो सभी का मिला जुला रूप हम देखेंगे। तो अदर टाइप ऑफ इंश्योरेंस में जैसे हेल्थ इंश्योरेंस आ जाता है, ट्रैवल इंश्योरेंस आ जाता है, होम इंश्योरेंस, साइबर इंश्योरेंस, प्रोटेक्शनल इंडेमनिटी इंश्योरेंस, ये सारा होता है। तो आइए, हेल्थ इंश्योरेंस मेडिकल एक्सपेंसेस को एक्सप्लेन करता है, ट्रैवल इंश्योरेंस ट्रिप कैंसिलेशन, मेडिकल इमरजेंसीज को, और होम इंश्योरेंस प्रॉपर्टी डैमेज को एक्सप्लेन करता है। साइबर इंश्योरेंस डाटा ब्रीचेस और साइबर अटैक्स को, और प्रोटेक्शनल इंडेमनिटी इंश्योरेंस ये प्रोफेशनल नेग्लिजेंस को एक्सप्लेन करता है। अब इसके हम बेनिफिट्स देखते हैं, तो ये बेनिफिट्स हमारी आती है
फाइनेंशियल प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनफोर्सीन इवेंट्स, और दूसरा होता है पीस ऑफ माइंड, और तीसरा होता है कंप्लायंस विद रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। ये बेनिफिट्स मिलते हैं। अब इसके बाद एडिशनल टाइप ऑफ इंश्योरेंस हम देखते हैं। तो एडिशनल टाइप ऑफ इंश्योरेंस के अंतर्गत इंजीनियरिंग इंश्योरेंस हमारी आ जाती है। ठीक है, तो इंजीनियरिंग इंश्योरेंस हमारी इक्विपमेंट डैमेज को कवर करता है। कंस्ट्रक्शन इंश्योरेंस हमारी प्रोजेक्ट रिस्क को कवर करता है। लायबिलिटी इंश्योरेंस पब्लिक लायबिलिटीज, प्रोडक्ट लायबिलिटीज को कवर करता है। उसके बाद ग्रुप इंश्योरेंस एम्प्लॉयज बेनिफिट्स को कवर करता है, और री इंश्योरेंस इंश्योरेंस फॉर इंश्योरर को कवर करता है। तो ये एडिशनल टाइप ऑफ इंश्योरेंस थी। अब दीज नोट्स प्रोवाइड ए ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द वेरियस इंश्योरेंस टाइप। इसमें हमने बहुत तरह की इंश्योरेंस टाइप्स देखा, और इस टाइप हैज इट्स यूनिक फीचर। सबके फीचर अलग अलग थे, बेनिफिट्स अलग अलग थे, और इसकी एक्सक्लूजन अलग अलग थे। तो ये हमने इसकी ओवरव्यू किया। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है। तो इसमें आती है कि एन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज ए लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट। ये लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट होती है बिटवीन द इंश्योरर एंड इंश्योरर, हम बोलते हैं इंश्योरेंस कंपनी को, एंड द इंश्योर्ड, दैट मीन्स पॉलिसी होल्डर। यानी इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच में ये एक लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट होती है दैट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल प्रोटेक्शन, जो हमें फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देती है अगेंस्ट स्पेशल रिस्क, स्पेसिफाइड रिस्क। जो उसमें स्पेसिफाइड रिस्क होते हैं उसके अगेंस्ट मिलती है, तो उसे हम इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। अब आइए कि ये इसेंशियल एलिमेंट्स इसमें देखते हैं। तो फर्स्ट है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, दूसरा होता है कंसिडरेशन, ये प्रीमियम पेमेंट होती है। तीसरा इंश्योरेबल इंटरेस्ट होती है। चौथा रिस्क ट्रांसफर होती है, और पांचवा अनसर्टेनिटी होती है। अब पार्ट्स ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट कितने टाइप की होती है। पहला होता है प्रपोजल फॉर्म, ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल्ड बाय द इंश्योर्ड, ये इंश्योर्ड के द्वारा फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म होती है। प्रोवाइड्स पर्सनल एंड रिस्क रिलेटेड इंफॉर्मेशन, जिसमें पर्सनल और रिस्क रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। दूसरा पॉलिसी डॉक्यूमेंट होती है, ये ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट होती है, और ये आउटलाइन टर्म्स और कंडीशंस एंड कवरेज इसके अंतर्गत होते हैं। तीसरा होता है शेड्यूल, ये स्पेसिफाइज पॉलिसीज डिटेल, इसके अंतर्गत पॉलिसी डिटेल्स होती है। या फॉर एग्जांपल पॉलिसी नंबर होते हैं, प्रीमियम होते हैं, और इसमें अटैच टू द पॉलिसी डॉक्यूमेंट, ये पॉलिसी डॉक्यूमेंट के साथ अटैच होती है। चौथा होता है इंडोर्समेंट, तो ये एडिशनल क्लाउज और अमेंडमेंट टू द पॉलिसी, ये पॉलिसी की एडिशनल क्लाउजेस होती है, यानी जिसको हम अमेंडमेंट बोलते हैं। और मे चेंज पॉलिसी टर्म और कवरेज, जो कि हमारी पॉलिसी टर्म और कवरेज को चेंज कर सकता है। पांचवा पॉइंट होता है प्रीमियम पेमेंट, ये कंसिडरेशन फॉर द इंश्योरेंस कवरेज, ये इंश्योरेंस कवरेज के आधार पर कंसीडर की जाती है, और ये पेड बाय द इंश्योर्ड टू द इंश्योरर, ये इंश्योर्ड के द्वारा इंश्योरर को पेड किया जाता है। उसके बाद छठा पॉइंट हमारी पॉलिसी कंडीशंस है। तो इसमें प्री कंडीशंस फॉर कवरेज, कवरेज के पहले की कंडीशंस इसमें होती है। फॉर एग्जांपल पेमेंट ऑफ प्रीमियम, जैसे पेमेंट ऑफ प्रीमियम होती है। उसके बाद पोस्ट कंडीशन फॉर क्लेम, क्लेम के बाद इसकी कंडीशंस को एक्सप्लेन करता है। फॉर एग्जांपल जैसे नोटिफिकेशन रिक्वायरमेंट, नोटिफिकेशन रिक्वायरमेंट होती है। सातवां इसकी एक्सक्लूजन होती है। तो स्पेसिफिक रिस्क और सर्कमस्टांसेस नॉट कवर्ड, इसमें स्पेसिफिक रिस्क और सर्कमस्टांसेस को जो कवर नहीं की जाती है वो एक्सक्लूजन में होती है। और में इंक्लूड डिडक्टिबल और लिमिट्स, जो डिडक्टिबल और लिमिट्स होती है वो इसके अंतर्गत इंक्लूड होती है। आठवां पॉइंट हमारा लिमिट ऑफ लायबिलिटी है।
इसमें मैक्सिमम अमाउंट पेएबल बाय द इंश्योरर, जो मैक्सिमम अमाउंट होता है इंश्योरर के द्वारा पेएबल वो होती है। दूसरी स्पेसिफाइड इन द पॉलिसी डॉक्यूमेंट, ये पॉलिसी डॉक्यूमेंट को स्पेसिफाई करता है। नौवां होता है डिडक्टिबल, तो ये डिडक्टिबल होता है अमाउंट पेएबल बाय द इंश्योर्ड, ये इंश्योर्ड के द्वारा पेएबल अमाउंट होती है बिफोर इंश्योरेंस किक्स इन, जो इंश्योरेंस के अंतर्गत आने से पहले। 10वां होता है राइडर्स या एड्स ऑन, तो ये ऑप्शनल एडिशनल कवरेज और बेनिफिट्स होता है। 11वां होता है वारंटीज, ये प्रोमिसेस मेड बाय द इंश्योर्ड, फॉर एग्जांपल हेल्थ स्टेटमेंट होता है। 12वां होता है डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन के अंतर्गत स्टेटमेंट मेड बाय द इंश्योर्ड, इंश्योर्ड के द्वारा स्टेटमेंट बनी होती है, फॉर एग्जांपल इनकम ऑक्यूपेशन, ये सारे होते हैं। अब टाइप ऑफ इंश्योरेंस, इसमें हम टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट की देखते हैं। पहला इंडेमनिटी होती है कॉन्ट्रैक्ट, जिसको रीइंबर्समेंट फॉर लॉसेस, रीइंबर्समेंट लॉसेस के लिए होती है। दूसरा वैल्यूड कॉन्ट्रैक्ट होती है जो फिक्स्ड सम एश्योर्ड होती है। और कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स होता है जो डिपेंडेंट ऑन स्पेसिफिक इवेंट्स होता है। अब हम प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस देखेंगे, तो अटमोस्ट गुड फेथ पर ये डिपेंड करता है, ये डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल फैक्ट्स होती है। दूसरा होता है इंश्योरेबल इंटरेस्ट, ये फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट मैटर पर होती है। तीसरा होता है प्रॉक्सिमेट कॉज, इसमें डायरेक्ट लिंक बिटवीन रिस्क एंड लॉस से होती है। चौथा होता है सब्रोगेशन, तो ये इंश्योरर्स राइट टू कवर फ्रॉम थर्ड पार्टी होती है। और पांचवा होता है कंट्रीब्यूशन, ये मल्टीपल इंश्योर्स शेयर्स लॉस होती है। तो अब आइए आगे देखते हैं अंडरस्टैंडिंग द components and principles of the insurance contracts helps policyholders make informed decision and ensures a smooth claim process। ये सारी बातों की जानकारी लेने के बाद इंश्योरेंस के अंतर्गत इजी हो जाती है इंश्योरेंस की क्लेम लेने में और इंश्योरेंस की पूरी जानकारी प्राप्त करने में। तो ये हमारी यहाँ तक की पॉइंट थी। आज हम आपको यहीं कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट जो रिमेनिंग टॉपिक्स है वो हम अगली क्लास में मिलेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल मीट अगेन ऑन द नेक्स्ट क्लास। ओके।